नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में जो है अगला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं और जिससे हमें भारत के भौतिक प्रदेश का वर्णन करने में सहायता मिलती है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो है भारत के भौतिक प्रदेश के 6 भाग हैं। फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक प्रदेशों को 5 या 6 भागों में बांटा गया है। किसी किताब में 5 है, किसी किताब में 6 लिखा रहता है। तो पहला भाग इसका है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा भाग है उत्तर का मैदान। ठीक। और तीसरा भाग है थार का मरुस्थल। चौथा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। और पांचवा भाग है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान। और छठा भाग है द्वीप एवं द्वीप समूह। इन 6 भागों का अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से करेंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें इनका क्षेत्रफल एक तरह यहाँ भी एक बार। और ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर का मैदान लगभग 7.5 लाख किलोमीटर। थार का मरुस्थल लगभग 2.40 लाख किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय पठार लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और समुद्र तटीय मैदान जो है ये भी आपका 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखेंगे। और द्वीप समूहों का भी कुछ हिस्सा है, कुछ क्षेत्रफल है जो कुछ हजार में है, 8 या 10,000 के आसपास। तो आप देखेंगे कि लगभग 31,000 इन लोगों का सबका योग आ जाएगा। और हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263। तो लगभग मोटी मोटा 31 लाख का इस पे आ रहा है। 31 लाख कुछ हजार का क्षेत्रफल। तो एक तरह से 32 लाख का हम लोग का इस 6 पार्ट में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर के पर्वतीय मैदान में सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे भारत के नक्शे के आधार पर।
तो ये आप देख रहे हैं कि भारत के उत्तरी भाग का हिस्सा है जो हमें हिमालय के क्षेत्र को दर्शाता है। तो एक चीज आप यहाँ देखेंगे कि भारत के उत्तरी भाग में ये जो हिस्सा है, यहाँ के ऊपर एक पामीर की गांठ पाई जाती है, जहां से सारी पर्वतमालाएं निकली हुई मानी जाती है। पामीर की गांठ इसे कहा जाता है। गांठ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से पर्वतमालाएं चारों दिशा में निकली हुई, तो यहीं से हिमालय, तो देखिए यहाँ से एक शाखा चीन की तरफ गई है, इस शाखा को तियानसेन बोला जाता है, तियानसेन पर्वतमाला है। सर्वप्रथम टी चाय का पौधा जो है तियानसेन पे भी पाया गया था, इसलिए इसका नाम टी रखा गया है। दूसरी पर्वतमाला यहीं से निकलती है और ये जाती है चाइना या तिब्बत के आसपास, इसको कुनलुन माउंटेन बोलते हैं, कुनलुन माउंटेन। और यहीं से एक रेखा आती है जो ट्रांस हिमालय या हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालय की तरफ आती है। और इसके बाद इधर एक रेखा जाती है जिसे अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत बोला जाता है, हिंदू कुश पर्वत। ठीक, तो आइए हम लोग ट्रांस हिमालय के पर, और इसी तरह देखेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र अर्थात उत्तर के हिमालयी क्षेत्र का हम लोग बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि हिमालय का क्या है। तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। पहला भाग आपका है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और दूसरा भाग है हिमालय। यहाँ कंफ्यूजन एक हो रहा होगा कि ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं बोला जाता, तो ट्रांस मतलब हिमालय के पार का जो क्षेत्र है उसको ट्रांस हिमालय बोला जाता है। तो हिमालय के पार के क्षेत्र को हम लोग दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे, या तीन भागों में ज्यादा उपयुक्त रहेगा। पहला है आपका काराकोरम श्रेणी, दूसरा है आपका लद्दाख श्रेणी, यही श्रेणी आगे चलकर कैलाश श्रेणी भी कही जाती है। कहाँ पे? तिब्बत में, तिब्बत में से कैलाश श्रेणी का। और तीसरी है जास्कर श्रेणी। और हिमालय जो हमारा है मुख्यतः भारत में ही पड़ता है, ये भी श्रेणियां भारत का ही पार्ट है, लेकिन काराकोरम वाले क्षेत्र थोड़ा विवादास्पद है पाकिस्तान और चीन को लेकर के। तो हिमालय के पार्ट को भी हम लोग तीन भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा महान हिमालय, दूसरा है लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। शिवालिक ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? तो आप नक्शे में देखा करते होंगे अक्सर, और मैं बता भी रहा हूँ, इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ से लगभग ये वाली स्थिति जो है, इसी रेंज को काराकोरम रेंज का, ठीक। इसके बाद एक और समांतर श्रेणियां लगभग होती हैं, इस रेंज को लद्दाख श्रेणी बोलते हैं, लद्दाख श्रेणी।
यही आगे चलकर तिब्बत में कैलाश श्रेणी काला, फिर इसी के समांतर एक और श्रेणी है जिसे हम जास्कर कहते हैं। जास्कर, जास्कर श्रेणी। ये तो हमारा ट्रांस हिमालय है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियों के बारे में। एक और चीज आपको बताना चाहते हैं कि ट्रांस हिमालय को ही एक और नाम से बोला जाता है, इसे टेथिस हिमालय भी बोला जाता है। कौन सा हिमालय? टेथिस हिमालय। टेथिस हिमालय कहने का कारण इसका ये है कि आप लोग जानते हैं या सुने होंगे कि हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर के मलबों के सिकुड़ने से या उनका वलन होने से हुई है। ऐसा क्यों कहा जाता है? आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में काराकोरम और लद्दाख के आसपास वाले क्षेत्र में कुछ झीलें पाई जाती हैं, जैसे जो खारे पानी की, ये झीलें क्या है? खारे पानी की, खारे पानी की झील। और इसमें जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो समुद्री जीवाश्म पाए जाते हैं। और खारे पानी की झीलें क्यों? क्योंकि समुद्र खारा होता है, उसी से बनी है झीलें जो खारे पानी की झीलें हैं, जो प्रमाणित करता है कि ये क्षेत्र कभी टेथिस सागर का पार्ट था। तो आइए काराकोरम रेंज के बारे में बात करते हैं। काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज को कृष्णगिरी रेंज भी बोला जाता है। कृष्णगिरी रेंज आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर यूएसएससी, रेलवे और पीसीएस के जितने एग्जाम है के स्तर पे काराकोरम रेंज को कृष्ण रेंज कहा जाता है। और इसकी लंबाई लगभग 960 किमी मानी गई है। कितनी मानी गई है? 960 किमी, 960 किमी मानी गई। और इसकी चौड़ाई लगभग 40 किमी है। और इसकी सर्वोच्च चोटी काराकोरम की सर्वोच्च चोटी को K2 बोलते हैं। K2 जिसे अंग्रेजों ने गार्डविन ऑस्टिन नाम भी दिया। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। यह इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। इसमें कितने फैक्ट हुए जिनको आप याद कर सकते हैं? जिसे कृष्णगिरी रेंज जिसको बोलते हैं, 960 किमी इसकी लंबाई है, 40 किमी चौड़ाई है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन। और एक चीज हम लोग इसमें छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। औसत ऊंचाई, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई, इस श्रेणी की औसत ऊंचाई है 5,500 मीटर। कहीं कहीं 4,500 से लेकर 5,500 मीटर बोला जाता है, लेकिन आप 5,500 मीटर देखेंगे तो सही माना जाता है। एनसीईआरटी जैसी किताबों में यह लिखा गया है। ये तो हो गया हमारा काराकोरम। अब काराकोरम रेंज में और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में आगे अध्ययन कर रहे हैं। काराकोरम श्रेणी में कुछ चोटियों की बात कर लेते हैं। जैसे इसमें काफी चोटियां हैं K2 के अलावा, जैसे गासेर ब्रह्म, इसके अलावा आपका और भी है। और इसमें महत्वपूर्ण ग्लेशियर पाए जाते हैं। ऐसे ग्लेशियर यहाँ पे हैं जो
ध्रुवों के बाद पृथ्वी के सबसे बड़े ग्लेशियर माने जाते हैं। जिसमें मुख्य ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये यहाँ पाई जाती है, यहाँ के आसपास। ये है सियाचिन। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। कहाँ का? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। ध्रुवों को छोड़ करके पृथ्वी पे ये सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। इसके अलावा हमारा ग्लेशियर है बैफो ग्लेशियर। फिर आप देखेंगे आगे हिस्पर ग्लेशियर। फिर हमारा जो है सियाचिन, बैफो, हिस्पर, बाल्टोरो ग्लेशियर। ये मुख्य ग्लेशियर है इस क्षेत्र के। और अब आइए आगे देख लेते हैं। कुछ नदियों के बारे में। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख नदियां बहती हैं। जैसे आप ये वाला क्षेत्र देख लेते हैं, इस वाले क्षेत्र में कुछ नदियां बहती हैं। आपकी सिंधु नदी तो ये जास्कर और लद्दाख के बीच से गुजरती है ऐसे। यानी इस क्षेत्र में कुछ नदियां बहती है जो सिंधु की सहायक नदी है, जिनमें नुब्रा और सियोक प्रमुख। इसी में से आप देखेंगे कि सियोक नदी की सहायक नदी नुब्रा को बोला जाता है। ठीक है, सियोक नदी की सहायक नदी कौन सी है? नुब्रा। और नुब्रा की सहायक नदी अभी 1 या 2 साल पहले विवादों में थी, चीन और भारत के बीच में। गलवान नदी की उस पार अर्थात चीन की तरफ जो है, चीन कब्जा और इधर भारत में कब्जा। ठीक है, अक्साई चीन वाले क्षेत्र में गलवान नदी पाई जाती है। तो ये हो गया आपका काराकोरम का क्षेत्र। अब आइए आगे बढ़ते हैं लद्दाख रीजन पे। लद्दाख पर्वत श्रेणी की औसत लंबाई आप देख लेंगे, लंबाई इसकी देख लेंगे। औसत लंबाई लगभग 700